IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम लोग अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से एसिड होते हैं और किस में पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है, इनकी पहचान कैसे करते हैं, सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। चैप्टर नंबर 2 जो है ये अम्ल, क्षारक और लवण, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा अथवा कड़वा स्वाद भोजन में विद्वान क्रमशः अम्ल और क्षारक के कारण होता है। तो चाहे खट्टा हो, चाहे जो आपका कड़वा हो, कहीं ना कहीं अम्ल और क्षार की वजह से ऐसा होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित होता है, तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? या तो फिर नींबू पानी देते हैं, सिरका देते हैं, अब या जो है बेकिंग सोडा का विलयन देते हैं, जिससे पेट जो है ठीक हो जाता है, जो उसमें अम्ल ज़्यादा बन जाता है, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ये उपचार के लिए दिया गया देसी उपाय, इसमें आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जो अम्लता को खत्म कर देता है। ठीक है, लिखा है, उपचार बताते समय आप जो है किस गुणधर्म का अध्ययन करेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो है क्षारक के प्रभाव को समाप्त करता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। ठीक है, तो याद रखना, जैसे अगर अम्लता है तो कहीं ना कहीं जो है, जो नींबू दिया गया, पानी दिया गया, सिरका दिया गया, कहीं ना कहीं क्या किया, एक दूसरे को जो है समाप्त करने का काम करते हैं। आगे लिखा है, ये याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे या कड़वे पदार्थों की जांच की थी। हमने पहले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, क्लास 9th में, 10th जो है 7, 8 में क्लास में बताया गया है। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई वस्तु या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ अगर खट्टा है तो वो क्या कहलाता है? तो वो अम्ल होता है। तो अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, कि अम्ल जो होता है वो क्या करता है, तो सेंटेंस बना के पूछा जाएगा कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, वो लाल कर देता है, या लाल को नीला कर देता है। ऐसे ही ऑप्शन बना के पूछते हैं। तो जो अम्ल होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। ठीक है, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो क्षारक का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। वाक्य बना के क्वेश्चन आ सकता है, सही गलत का आपको चुनाव करना पड़ सकता है, ये क्वेश्चन ये बनेगा। और यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो याद रखना, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है, और जो क्षारक होते हैं वो याद रखना लाल को नीला कर देते हैं। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में यहाँ से मिल जाएगा आपको। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा या लाल हो जाता है? इसका मतलब क्या हुआ कि वो अम्ल था और वो क्षार जो है किया गया। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक की जांच के लिए जो है आप संश्लेषित सूचक जैसे मैथिल ऑरेंज, अब आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल और क्षारक की जांच के लिए किन किन जो चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो हम लिटमस पत्र का उपयोग कर सकते हैं, हम हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा मैथिल ऑरेंज का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा आपका फिनाल्फथेलिन जो है का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट डाउन किया जा सकता है। ठीक है, कि जो है याद रखना कि अम्ल और क्षार का जांच करने के लिए क्या क्या, उसमें हम पता लगाने के लिए क्या क्या हम जांच में उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल और क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से केयरफुल तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आगे, लिटमस विलेन बैगनी रंग का रंजक होता है जो आपका थैलोफाइट समूह के
ली चेन पौधे से निकाला जाता है। क्या चीज? लिटमस। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि लिटमस जो है किस पौधे से निकाला जाता है, किस समूह के पौधे से निकाला जाता है, तो आपको बताना होगा थैलोफाइट समूह के ली चेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। याद रखिएगा, जब लिटमस बिल्कुल उदासीन होता है तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल और क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो इन सब के बारे में भी नोट कर लेना, ये किससे बनते हैं, क्या आते हैं। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे हैं, इसको बहुत अच्छे से हमें याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। लिखा है, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल और क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने जो है H+ तथा अथवा 0H- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना या तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम जो है ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल क्षारक कितना प्रबल होते, मतलब कितना होते हैं? इसके बारे में हमें पता कैसे लगाया जाए, इसके बारे में आगे बताया गया है। तो लिखा है, इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। जो है सार्वत्रिक मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो। किसी जो लिखा है, सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो याद रखना, पीएच स्केल के द्वारा ही हम अम्ल और क्षारीयता की पहचान कर सकते हैं। इसे पीएच में पी सूचक है जो किसका, तो फुसांस का, जो है पोटेंज का, जो एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, तो पीएच का क्या मतलब होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पीएच में जो है स्केल से सामान्यतया 0 अधिक आम्लता से 14 अधिक क्षारीयता तक जो है पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना, 1 से लेकर के और 14 तक अंक लिखे होते हैं। ठीक है, और बीच में 7 लिखा होता है। तो जो 1 से 7 तक होता है ये अम्ल होता है, और 7 से 14 के बीच में क्या होता है, क्षारीयता होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता जो है को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे लिखा है, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में जो है OH- सांद्रता में वृद्धि हो जाता है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ क्षार की मात्रा बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक जो है अंतर्भार्मिक पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब जरा इस मैप के माध्यम से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे इसको आपको समझाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है जो है आपका ये उदासीन 7 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर आपका 14 है। तो 7 जो है याद रखना, इधर जो है अम्ल जो है बढ़ता जाएगा, इधर क्षार जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो याद रखना, जो आपका अम्ल होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है, और जो क्षार होता है वो 7 से 14 के बीच होता है। जो हमारा जल होता है जो हम पीते हैं वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज का पीएच मान जो है 7 से कम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और किसका मान 7 से अधिक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये हमें अच्छे से याद करने की जरूरत है। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, इसीलिए इसको समझना और जानना जरूरी है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ का पीएच मान दर्शाया गया है, जैसे जठर रस का जो पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है, और नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। तो दोनों क्या है, अम्ल हो गए। शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो रक्त क्या होता है,
अम्ल या क्षार क्वेश्चन पूछा जाता है तो रक्त जो है हमेशा याद रखना क्षार होता है, क्योंकि उसका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका पीएच मान 10 होता है, ये क्षार होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कितना होता है, इसका पीएच मान 14 होता है, सबसे ज्यादा 14 इसी का होता है। ये भी आपको याद रखना होगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका कि जो है अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः जो है H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोरल विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब यह हुआ कि जो जो H+ से दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम अम्ल को कहते हैं। जबकि कम जो है H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अब यह बात बता सकते हैं कि दुर्बल और प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है। जैसे आपका अम्ल हमने ज्ञात किया, वैसे क्षारक भी हम ज्ञात अब कर सकते हैं कि कौन सा इसमें कमजोर होते हैं और कौन सा दुर्बल होते हैं और कौन सा प्रबल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखा है, क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? ठीक है, जैसे अगर मान लो पेड़ जो होते हैं पानी खींचते हैं, पानी लेते हैं जड़ से, जब वो जाइलम द्वारा ऊपर जाते हैं तो पीएच मान का कितना होता है, जल का 7 होता है। ठीक है, तो क्या जो है अगर मान लो जल में अम्लता बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, तो क्या पौधे और पशु को पता चल जाता है? क्या वो उसके प्रति संवेदनशील होते हैं या नहीं होते हैं? इसके बारे में हमें पता लगाना है। लिखा है, हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 पीएच मान परास के बीच कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो शरीर है वो कितने से कितने जो है पीएच के बीच में काम करता है। तो 7 से लेकर के जो है 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको नोट करना जरूरी है। ठीक है, आगे लिखा है, जीवित प्राणी केवल जो है संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक लाइन और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखा है कि जो है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा का पूछा जा सकता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 होता है। ठीक है, तो 5.6 होगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस लाइन को भी नोट करना जरूरी है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविका कठिन हो जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब अम्ल वर्षा होती है तो उसका प्रभाव हमारे जीव जंतुओं पे पड़ता है, पौधों पे पड़ता है, क्योंकि वो पीएच मान उसका कम होता है तो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए जो है जीव जंतु नदियों में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही जल जाकर के नदियों में मिलता है। अब पूछा सकता है कि जो है अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है, ये आपको याद रखना होगा। हमारा जो शरीर होता है कितने से कितने पीएच मान के बीच में कार्य करता है, ये आपको नोट करना होगा। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीजें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप साफ साफ लिखा है, दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ क्या है? तो लिखा है, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि जो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे और श्वेत बादल पीले बादलों से बना हुआ है? तो शुक्र ग्रह का। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, अब आपको ये भी याद हो जाएगा इसी बहाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? ठीक है, ये भी पता करना होगा। लिखा है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परासर की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उसके पीएच जांच कीजिए। ठीक है, इससे पता लगाइए कि जो है उसका पीएच मान कितना होता है। या एक तरह से बच्चों को क्रियाकलाप करने को दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है, ये भी जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लिखा है, यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर, ठीक है, जो हमारा जो उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
का जो है उत्पन्न करता है। उधर मतलब हमारा जो आमाशय है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो उत्पन्न होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, या उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है। ठीक है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए जो है क्या करते हैं, तो एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जब हम क्षारक का उपयोग करते हैं दवाओं के रूप में, तो अम्ल क्या होता है, कट जाता है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह जो है एंटासिड अम्ल की जो है अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। इससे जो है क्या होता है, ये अम्ल कट जाता है। तो अम्ल को खत्म करने के लिए हम क्षार का उपयोग करते हैं, और क्षार खत्म करने के लिए हम अम्ल का उपयोग करते हैं। और जो हमारा जो है पाचन तंत्र होता है, उसमें जो आमाशय होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जो हमारा दांत क्षय होता है, खराब हो जाते हैं, उसका क्या रोल है इसमें लिखा है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि हमारे जो दांत होते हैं उनमें खराबी, या जो दांत खराब होने लगते हैं, उसका पीएच मान कब से शुरू होता है, तो 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे जो है दांत क्षय होना प्रारंभ हो जाते हैं। दांतों का इलेमल जो है दंतवल कैल्शियम हाइड्रो जो है एसीएपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो हमारा दांत होता है, उसका जो इलेमल होता है, वल्क होता है, वो किसका बना होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना होगा। ठीक है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, या जल में नहीं घुलता है। अगर जल में घुलता तो हमारा दांत गायब हो जाता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह क्षरित हो जाता है, मतलब वो खराब होने लगता है। आगे लिखा है, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि जो है भोजन करने के बाद मुंह को साफ करना जरूरी है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की जो है अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो जो दंत मंजन होता है, वो ये भी पूछा जा सकता है कि दंत मंजन क्या होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है। तो जो दंत मंजन होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्ल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, अम्ल को काटने का काम करते हैं, एसिड को खत्म करने का काम करते हैं। जो हमारे मुंह में एसिड बन जाता है, हमारे दांत खराब होने लगते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से नोट करना। ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा के लिए क्या करते हैं, अम्ल के और क्षार का क्या यूज होता है। लिखा है, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। तो मधुमक्खी का जो डंक होता है वो एक अम्ल छोड़ता है, उस अम्ल को नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम डिटेल में भी आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, आगे लिखा है, जो है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में जो है बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर मधुमक्खी डंक मारती है तो उसमें अगर हम बेकिंग सोडा जैसे क्षार का उपयोग करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमें आराम मिलता है। ठीक है, दूसरा जो है याद रखना, ये भी पूछा सकता है कि बेकिंग सोडा क्या है, अम्ल है कि क्षारक, ये क्षारक होता है। नेटल के डंक वाले जो है बाल मेथेनाइल अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। तो याद रखना, जो आपका ये चींटी काटती है उसमें फार्मिक अम्ल होता है, और फार्मिक अम्ल को मेथेनाइल अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। तो मधुमक्खी हो और चाहे चींटी काटे, दोनों में जो है मेथेनाइल अम्ल पाया जाता है, या फिर उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल को मेथेनाइल अम्ल भी कहते हैं, ये भी याद रखना।
अच्छे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब कहीं भी अम्ल अगर आ जाता है, एसिड आ जाता है, तो उसको क्षार द्वारा ही दूर किया जा सकता है। तो व्यवहार में इसका उपयोग हम कभी अपने घरों में कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटल क्या होता है, ठीक है। तो नेटल के डंक वाले जो है, जो बाल होते हैं, उसमें जो है मेथेनाइल अम्ल छोड़ते हैं। लेकिन ये नेटल है क्या? तो नेटल एक शाकीय पादप होता है, ठीक है, जो जंगलों में क्या करता है, उपजता है। इसमें पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, और जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनाइल अम्ल का जो है स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। तो इसमें मेथेनाइल अम्ल होता है, और मेथेनाइल अम्ल को हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ऐसे पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। अब आप समझ सकते हैं, प्रकृति ने वहीं पर उपचार दिया, वहीं पर उसकी समस्या भी दे दिया है। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, वो क्षार होगा, क्योंकि ये अम्ल है। आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे से छू जाने पर आपको क्या करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, वहीं पे जा करके जो डॉग पौधे होते हैं उनकी पत्ती को रगड़ना होगा, क्योंकि उसमें क्षार होता है, तो अम्ल क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि नेटल जो पौधा होता है उसमें भी जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनाइल अम्ल, या उसी को हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको हमें याद करना जरूरी है। जैसे आप देख सकते हैं, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो है ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में जो है मेथेनाइल अम्ल पाया जाता है, इसी को हम फार्मिक अम्ल कहते हैं। और नेटल का डंक में भी मेथेनाइल अम्ल पाया जाता है। अब जरा इस लिस्ट को देख करके और भी अम्ल के बारे में याद कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो साइट्रिक अम्ल होता है वो नींबू वाले जितने वंश के पौधे होते हैं सब में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और जैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। इसका स्कॉर्बिक अम्ल जो है आंवला और सिट्रिक फल में पाया जाता है, विटामिन सी वाले में। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली के अलावा अंगूर, कच्चे आम में भी पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल अम्लवर्षा में पाया जाता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा ब्यूटायरिक अम्ल जो है मक्खन पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और कार्बनिक अम्ल शीतल पेय या सोडा वाटर में पाया जाता है। ये भी आप नोट कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अम्ल किसमें कौन से पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो लवण से संबंध में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि जो है लवण परिवार से जुड़े हुए चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो लिखा है जो लवणों का पीएच क्या होता है, तो लिखा है जो है आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। तो जो लवण होते हैं, जो आपका साल्ट होता है, क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल पर और दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं, ठीक है। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको समझाने का मतलब तरीका ये है कि ये जो लवण होता है, आपका जो साल्ट होता है वो 7 होता है पीएच मान, लेकिन अगर जो है प्रबल अम्ल हो जाए और दुर्बल क्षारक हो जाए तब तो ये कम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर प्रबल क्षारक अधिक हो जाए और प्रबल जो है दुर्बल अम्ल हो जाता है तो ये 7 से अधिक हो जाते हैं। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। अब आते हैं साधारण नमक से रसायन कैसे बनता है, इसको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया के से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक ठीक है। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन जो है लवण होता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। तो जो समुद्री जल होता है उसमें कई तरह के जो है उसमें साल्ट पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। तो हमारे यहाँ देखा होगा कि हमारे इतिहास में जो है एक नमक सत्याग्रह भी शुरू किया गया था 1930 में। ये उसी चीज को यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आगे लिखा है बड़े आकार के क्रिस्टल प्रायः
जो है अपद्रव के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब गुण युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह ही होता है। ठीक है, आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? नमक का भी बहुत बड़ा रोल था हमारे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, आगे आते हैं। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। ये क्या है? इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो है, व्यंजन चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। याद रखना, जो साधारण नमक होता है उन सबका इन सबके जो है तत्व को बनाने में उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। इस प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित पदार्थ जो उत्पाद होता है वो क्लोन और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो उसी से प्राप्त होता है। किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्या होता है? एक तरह का क्षार होता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है? एक क्षार होता है। क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। जो है कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीनों उत्पाद होते हैं उन्हें जो है यहाँ पर एक तरह से दिखाया गया। आप देख सकते हैं प्रयोगशाला की तरह से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि जो है क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद कैसे बनते हैं, उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, उसमें जो है क्या क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, उस चीज को यहाँ पर आपका एक तो कैथोड एक आपका एनोड के माध्यम से उसको बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन चूर्ण क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड जलीय लवण के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। याद रखना, जब सोडियम क्लोराइड में हम विद्युत अपघटन से क्रिया करते हैं तो उससे क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनती है, निर्माण होता है। ठीक है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजन चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि व्यंजन चूर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखना, क्लोरीन गैस के उपयोग से होता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। तो जो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना होता है, जब उसमें हम क्लोरीन मिलाते हैं तो उससे क्या होता है? व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। और व्यंजन चूर्ण को जो है क्या कहते हैं? CaOCl2 से दर्शाता है। ठीक है, अब याद रखना, एक जटिल प्रक्रिया होती है, जटिल एक तरह होता है। अब व्यंजन चूर्ण का उपयोग क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के व्यंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा और जो है लाउडी के साफ करने के जो है कपड़ों की व्यंजन के लिए किया जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक जो है उपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है। पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। किसका? व्यंजन चूर्ण का करते हैं। ठीक है, उसी तरह से बेकिंग सोडा क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट जो है खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसको मिलाने से आटा हो या मैदा होता है फूल जाता है। ठीक है, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पचाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक जो है मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, ठीक, अब इसका उपयोग क्या है बेकिंग सोडा का? तो लिखा है बेकिंग सोडा बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल मिश्रण है। जब बेकिंग सोडा पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, इस चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इस बार यूपीपीसीएस में इसका सूत्र भी पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर जो है उठाया जा सकता है तथा इससे मुलायम और जो स्पंजी हो सकता है। इसे देखा होगा जो केक बनता है उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी
जो है क्या होता है, यह एक इस जो है एंटासिड का एक घटक होता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, याद रखना, एक क्षार होता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब आते हैं धोने का सोडा क्या होता है। तो धोने का सोडा याद रखना एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त करते हैं। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करके धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट से याद रखना जो बेकिंग सोडा होता है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट से क्या प्राप्त करते हैं, धोने का सोडा प्राप्त करते हैं। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, अब धोने के सोडे का उपयोग क्या क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। इसका उपयोग जो है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में हो सकता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जा सकता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। जब जल जो है कठोर हो जाता है तो उसका उपयोग ही इसके लिए हम करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो लिखा है जो जिप्सम होता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम को 373 के मतलब जो है केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट जो है अर्ध हाइड्रेट या जो है हेमी हाइड्रेट का को निर्माण करता है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। तो जब किसी का पैर टूट जाए या कोई हड्डी टूट जाती है तो जो उस पर प्लास्टर लगाते हैं उसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है, ये बन जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी कभी सूत्र पूछा जा सकता है और कभी कभी जिप्सम का भी जो है आपका सूत्र पूछते हैं, तो आप उसको भी याद रखिएगा। लिखा है ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान, सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो याद रखना ये पेरिस जो है मार्टे जो नाम के एक पर्वत से जिप्सम मिलता था, इसीलिए उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया है। ठीक है, याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम का ही एक रूप होता है। ये जो है पेरिस में जो है पाया गया था जिप्सम के रूप में, उसी उसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया गया। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है आप इसको याद रखेगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इस वीडियो में आप लोग याद रखने का जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या क्या सीखा है ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है आपका जो है अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH- आयन के निर्माण के पदार्थ की क्षारीय होती है। तो याद रखना अगर H+ है तो अम्लीय होगा और OH- है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे लिखा है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जब कोई अम्ल जो है किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। साथ ही जो है संगत लवण का निर्माण होता है, निर्माण हो जाता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है, अब यहाँ देख सकते हैं क्षारक अगर किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक साल्ट का भी निर्माण करता है जिसका ऋण आयन और धातु तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयुक्त रूप से निर्मित होता है। ठीक है, उसी तरह से जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत जो है साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न करता है। यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, याद रखना जो जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अम्ल और क्षारक की प्रबलता की जांच pH
से 0 और 14 के जो स्केल के उपयोग से की जा सकती है। तो याद रखना, अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम लोग पीएच का उपयोग करते हैं, जो विलयन में हाइड्रोजन सांद्रता की, आयन की सांद्रता की माप होती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, एक उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सबको पता होगा। सभी जीवों में उपाचयन की क्रिया पीएच के एक इष्टतम सीमा पर होती है। तो याद रखना, पीएच का उपयोग हमारे शरीर में भी होता है, हमने बताया था उसको। साधारण अम्ल और या क्षारक को जल के साथ जो है मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्मा क्षेपित अपक्रिया होती है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जो है जल का निर्माण करते हैं, ये भी मैंने बताया था। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जो है क्रिस्टल जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन और उपयोग में जो है साल्ट का कई उपयोग है, मैंने वो भी बताया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने इसे बता दिया है। आप वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।